अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 7 केमिकल काइनेटिक्स उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए कि केमिकल काइनेटिक्स क्या है। ये फ़िज़िकल केमिस्ट्री की ही एक ब्रांच है जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं, हम रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी करते हैं या फिर जो रिएक्शन मैकेनिज़म्स हैं उनको स्टडी करेंगे। देखेंगे कि उस मैकेनिज़्म को देखते हुए हम बताएंगे कि रिएक्शन जो है वो किस पर डिपेंड करता है, और फिर हम देखेंगे कि जो रेट ऑफ रिएक्शंस हैं इन पर मतलब ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है या कौन से फैक्टर्स जो है इनको अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का। ठीक है, तो चलें लेक्चर करते हैं स्टार्ट। देखें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। अब आप देखें तो आपके पास जो है ना अगर एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, और उस केमिकल रिएक्शन में आपने बताना है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो वो हमें बताएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें बता सकता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये तो आपको पता है ना, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें बताएगा कि रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट में से किस पे डिपेंड कर सकता है। यानी कि हो सकता है ना कि एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उस केमिकल रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट्स जो हैं वो 2 हैं या 3 हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताएगा कि क्या रिएक्शन जो है वो उन तीनों में से एक पे डिपेंड कर रहा है या दोनों पे डिपेंड कर रहा है या तीनों पे डिपेंड कर रहा है, या फिर हो सकता है किसी पे भी डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देगा। ठीक है, तो चलें इसकी जो है वो डेफिनेशन देखते हैं। देखिए, रिएक्शन ऑर्डर रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ स्पीशीज़ हुज कंसंट्रेशन डायरेक्टली अफेक्ट्स द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें क्या बताएगा, यानी कि आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, यानी कि किस रिएक्टेंट में से किस को बढ़ाने से, किस स्पीशी को बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देगा। ठीक है, तो मतलब कि अगर आप देखें कि आपके पास जो है वो कोई भी रिएक्टेंट हैं ए और बी, ठीक है, ये दोनों कंबाइन कर रहे हैं और इससे जो है वो प्रोडक्ट सी बन रहा है। ठीक है, और साथ में इसके एक्सपोनेंट्स ले लेते हैं, यानी कि ए और यहाँ पर आ जाएगा बी। तो जब आप इसका रेट लिखोगे तो रेट आप कैसे लिखोगे, आप कहोगे कि रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर बी। ऐसे आप रेट लिखोगे ना। सो देखो ये जो एक्सपोनेंट्स लिखे हैं ये और ये आपके पास है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इसको आप जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कह सकते हो, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स। ठीक है, ये भी आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ही है। लेकिन अब क्या होता है कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ना, ये हमेशा डिटर्मिन किया जाता है एक्सपेरिमेंट से। एक्सपेरिमेंट बता सकता है कि जो रेट है इन दोनों में से किस पे डिपेंड कर रहा है। हो सकता है रिएक्शन जो है वो एक ही कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा हो, रेट ऑफ रिएक्शन। हो सकता है कि एक ही कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ जाए, या फिर हो सकता है वो बी पे डिपेंड कर रहा है, या ऐसा भी हो सकता है वो इन दोनों पे ही डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताएगा। इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ऑल द एक्सपोनेंट्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स इन द रेट एक्सप्रेशन। अभी हमने रेट लिखा ना, तो उसके ऊपर हम लिख रहे थे एक्सपोनेंट्स ए और बी, उन दोनों को ऐड करें तो वो भी आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, जिस तरह ये नंबर ऑफ मोल्स हैं। सो देखिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट करस्पॉन्डिंग टू ईच स्पीशी इन अ बैलेंस्ड रिएक्शन। तो अभी मैंने आपको रिएक्शन लिखकर बताया, तो वो हम उसको जो है वो स्टिशियोमेट्री के अकॉर्डिंग, यानी कि एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने लिखा हुआ है। तो उस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देखकर आप ये नहीं बता सकते कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमेशा एक्सपेरिमेंट से फाइंड किया जाता है। ठीक है, तो बैलेंस इक्वेशन वो नहीं बता सकती। अभी मैंने कहा ना कि तो हो सकता है कि रिएक्शन ए पे डिपेंड कर रहा है, हो सकता है रिएक्शन बी पे डिपेंड कर रहा है। हमें केमिकल इक्वेशन बता रही है कि रिएक्शन जो है वो दोनों पे ही डिपेंड कर रहा है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता। ये हमें एक्सपेरिमेंट बताएगा रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम कैसे फाइंड करेंगे, एक्सपेरिमेंट के थ्रू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखिए रिएक्शन
order of a chemical reaction is always defined with the help of reactant concentration, not with the product concentration. तो ये बात तो ठीक है ना कि जब आप रेट ला लिखते हो, ठीक है, तो तब आप सिर्फ कंसनट्रेशन किसकी लिखते हो, रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन, यानी कि आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन पे डिपेंड करता है, वो प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। जितने रिएक्टेंट्स ज़्यादा होंगे उतना रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है। सो देखिए अभी जो है वो शायद आपको इस मतलब समझ अच्छे से नहीं आई हो। अभी हम एग्जांपल्स लेंगे तो इन सारी डेफिनेशंस की, इन सारे पॉइंट्स की आपको समझ लग जाएगी, ठीक है। तो चलें एग्जांपल्स से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली इसकी टाइप है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस क्या होते हैं, मतलब कि ऐसे रिएक्शन जिस पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। यानी कि आप ये नहीं कहेंगे कि आप रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन बढ़ाएं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, नहीं। कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन पे डिपेंड करते ही नहीं, ऐसे जो रिएक्शंस होंगे वो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस होंगे। तो देखो द रेट ऑफ रिएक्शन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन दीज रिएक्शन, यानी कि ऐसे रिएक्शन जिसमें क्या है कि रिएक्टेंट की जो कंसनट्रेशन है वो रेट ऑफ रिएक्शन को डिस्टर्ब नहीं कर रही, तो ऐसे जो रिएक्शंस होंगे वो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होंगे। या आप ये कह सकते हो चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हैज़ नो इफेक्ट ऑन द स्पीड ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। यानी कि आप ये कहो कि आप रिएक्टेंट्स बढ़ाते जाओ तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा कुछ रिएक्शंस में। एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे क्लियर हो जाएगा ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखो कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो कि फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं, जो सनलाइट पे डिपेंड करते हैं। जिस तरह आप ये रिएक्शन लें, ठीक है, इसमें क्या है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन कंबाइन करें और इससे जो है वो HCl बन रहा है, ठीक है, क्लोरीनेशन हो रही है हाइड्रोजन की बेसिकली। सो देखिए ये रिएक्शन जो है ये ज़ीरो ऑर्डर है। ज़ीरो ऑर्डर मतलब कि इसका जो रेट है वो इन रिएक्टेंट्स पे डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। अब आप देखें कि ये रिएक्शन जो है वो सनलाइट पे डिपेंड कर रहा है, सनलाइट होगी तब ये रिएक्शन होगा। आप जितना मर्ज़ी भी रिएक्टेंट को बढ़ाते जाएं, रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन तो इनकी कंसनट्रेशन पे डिपेंड करता ही नहीं, वो तो डिपेंड कर रहा है इन सनलाइट पे। सनलाइट होगी तो ये रिएक्शन होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। जितने मर्ज़ी आप रिएक्टेंट, ये देखें यहाँ पर 1 मोल यूज़ किए हुए हैं, आप चाहें इसको 2 मोल कर लें, इसको 3 मोल कर लें, रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा जब तक कि सनलाइट नहीं है, ठीक है। सो देखें अब रिएक्शन की डिपेंडेंस सनलाइट पे है, रिएक्टेंट्स पे नहीं है, तो ऐसे जो रिएक्शंस होंगे वो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस होंगे, ठीक है। जब आप उसका रेट ला लिखोगे तो आप उनकी कंसनट्रेशंस पे पावर ज़ीरो लिखोगे, ये वो शो करेंगे, यानी कि वो रेट ला जो है इस चीज़ को शो करेगा कि रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो सनलाइट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। इसी तरह जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल आपकी बुक में दी गई है अमोनिया, ठीक है। अब अमोनिया की डिकम्पोजिशन करनी है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको जो है वो कैटलिस्ट चाहिए, आपको हीट चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा कि हाई प्रेशर चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए। सो ये रिएक्शंस कंडीशंस चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि आप कहें कि आप यहाँ पर 2 मोल ले लें आप तो रिएक्शन जो है वो डबल हो जाएगा, 3 मोल ले लें तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो अमोनिया के नंबर ऑफ़ मोल्स पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो डिपेंड कर रहा है इन कंडीशंस पे, ठीक है। ये कंडीशंस होंगी तब डिकम्पोजिशन होनी है, ठीक है ना। तो आप कह सकते हो कि रेट ऑफ रिएक्शंस जो हैं इन नेसेसरी कंडीशंस पे डिपेंड कर रहे हैं, ना कि इनकी कंसनट्रेशंस पे। तो ऐसे जो रिएक्शंस होंगे वो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस होंगे, ठीक है। इसी तरह ये हाइड्रोजन आयोडाइड है, इसकी डिकम्पोजिशन करवानी है, इसको आपने हाइड्रोजन और आयोडीन में चेंज करना है। तो देखिए यहाँ पर कैटलिस्ट जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसके नंबर ऑफ़ मोल्स कितने हैं। आप कहेंगे इसके नंबर ऑफ़ मोल्स हम 3 टाइम्स कर दें तो रेट ऑफ रिएक्शन 3 टाइम्स हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। रिएक्शन जो है वो कंसनट्रेशन पे, रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो कंडीशंस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। सो ऐसे रिएक्शन जो है वो ज़ीरो ऑर्डर होंगे, ठीक है। ये N2O वाली ये एग्जांपल आप ले सकते हैं। यहाँ पर भी डिकम्पोजिशन से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बन रहा है, तो आप कहें कि हम इसकी कंसनट्रेशन 3 टाइम्स कर दें तो रेट ऑफ रिएक्शन 3 टाइम्स हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा जब तक आप ये कंडीशंस नहीं फॉलो कर रहे, ठीक है। तो रिएक्शन पहले किस पे डिपेंड कर रहा है, पहले वो ये कंडीशंस पे डिपेंड कर रहा है। तो ऐसे रिएक्शंस जो हैं वो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस होंगे। तो अब बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस जो हैं वो क्या होते हैं। अभी आप दोबारा इसकी डेफिनेशन देखते हैं। देखें
ये देखें, द रेट ऑफ रिएक्शन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसनट्रेशन। ये देखें, इस पे चलते हैं। द रेट ऑफ रिएक्शन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन दिस रिएक्शन, यानी कि रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन नहीं डिपेंड कर रहा, ठीक है, वो कंडीशंस पे डिपेंड कर रहा है। ऐसे जो रिएक्शंस होंगे वो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस होंगे। तो देखो क्या कह रहा है, चेंज इन द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हैज़ नो इफेक्ट ऑन द स्पीड ऑफ रिएक्शन। तो रिएक्शन की स्पीड नहीं बढ़ेगी। आप ये कहें कि रिएक्टेंट बढ़ा दें तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ जाएगा, तो ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शंस जो हैं वो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस होंगे। नेक्स्ट देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट की सिर्फ एक रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा होगा, ठीक है। अभी एग्जांपल लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। देखें क्या डेफिनेशन है, द रेट ऑफ दीज रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कंसनट्रेशन ऑफ ओनली वन रिएक्टेंट, ठीक है। देखिए एक रिएक्टेंट पे अगर डिपेंड कर रहा है, यानी कि वहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो 1 होगा। जिस तरह पिछले में हम बात कर रहे थे 0, वहाँ पर रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, यहाँ रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन एक की रिएक्शन, एक मतलब के पावर 1 के, ठीक है, एक ही रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन के। सो इन दिस रिएक्शन देयर मे बी मल्टीपल रिएक्टेंट्स present but only one reactant will be the first order concentration while the rest of the reactant would be zero order। यानी कि क्या बात ये कह रहा है कि आप देखें कि आपके पास जो है वो रिएक्टेंट मल्टीपल हैं, A B C है, और इससे प्रोडक्ट जो है वो D बन रहा है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इन तीनों में से सिर्फ एक की कंसनट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। आप ये नहीं कहेंगे कि आप A B C इनकी कंसनट्रेशन डबल कर दें तो रिएक्शन का रेट डबल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि सिर्फ एक ही कंसनट्रेशन डबल करने से रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ C की कंसनट्रेशन पे डिपेंड करे। तो उनका कहने का मतलब ये है कि देखें रिएक्शन स्टिशियोमेट्री के अकॉर्डिंग देखें तो इन तीनों पे रिएक्शन जो है वो डिपेंड कर रहा है, लेकिन केमिकल काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग देखें तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो हमेशा एक्सपेरिमेंट से फाइंड किया जाता है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट हमें बता सकता है कि रिएक्शन इन तीनों में से किस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। सो देखो अगर तो इन तीनों में से वो एक की कंसनट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, तब जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वो 1 होगा, यानी कि तब आप कहोगे कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पावर 1, ठीक है, एक की पावर के, ठीक है। तो वो इन तीनों में से कोई एक भी हो सकता है, वो एक्सपेरिमेंट्स बताएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखें एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब आप देखें आपके पास जो है वो अमोनियम नाइट्राइड जो है इसके मतलब कि ये कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रोजन में और वाटर में, ठीक है, जब यानी कि इसकी डिकम्पोजिशन हो रही है। तो यहाँ पर देखें ये रिएक्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इसको आप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से भी बता सकते हो, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ़ मोल 1 ही है। तो यहाँ पर जब आप रेट ला लिखोगे तो वो आप रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन टू द पावर 1 ही आएगी, ठीक है। तो वो इस तरह भी बताया जा सकता है, यानी कि क्या होगा कि इसके लिए आप रेट कैसे लिखोगे, रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसनट्रेशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइड टू द पावर 1, ठीक है। सो देखिए ये पावर 1 है, ये पावर जो है ये आपको शो कर रही है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी कि यहाँ पर n इज इक्वल्स टू 1 है, विच इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं, यानी कुछ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस ऐसे होती हैं जिनसे हम बता सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। लेकिन समटाइम क्या होता है कि हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कुछ और बता रही होती है, एक्सपेरिमेंट कुछ और बताता है, ठीक है ना। अभी हम एग्जांपल भी लेंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए ये वाली एग्जांपल ले लें, N2O5। अगर जब डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है तो इसकी जब डिकम्पोजिशन की जाती है तो इससे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बनता है। अब आप इस रिएक्शन को देखकर कहेंगे कि ये जो है वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो लिखा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की एग्जाम्पल में है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये तो आपको एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बता रही है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये होगा, हालांकि ऐसा नहीं है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही है। अब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैसे है ये हमें एक्सपेरिमेंट बताएगा, और एक्सपेरिमेंट है तो चले वो देखते हैं। जो ये होगा ना एक्सपेरिमेंट जो है हमें कंप्लीट मैकेनिज़्म बताएगा, और उस मैकेनिज़्म से हम डिसाइड कर लेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है,
ठीक है। तो देखो जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो क्या शो हुआ कि फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि नाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड जो है जब इसकी डीकम्पोजिशन हुई तो आपके पास ये दो प्रोडक्ट बने, ठीक है। और ये इसका जो है वो फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप में क्या हुआ कि इसका सेकंड मोल जो है वो इस NO3 के साथ कंबाइन किया और इससे जो है वो आपका जो है वो प्रोडक्ट बना, ठीक है। तो साथ में ऑक्सीजन बना। अब क्या हुआ कि इन दोनों रिएक्शंस को कंबाइन करके हम ओवरऑल रिएक्शन बनाते हैं और वो ओवरऑल रिएक्शन जो है वो हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन में शो करवाते हैं और उस बता सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो देखिए इन दोनों इक्वेशंस को आप कंबाइन करें तो क्या करेंगे कि जो सिमिलर है और अपोजिट साइड पे हैं उनको आप कट कर कि N2O5 N2O5 यानी कि 2N2O5 और ये NO2 जो है वो और ये NO2 यानी कि टोटल जो है वो 4 NO2 हो गए और साथ में ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये ओवरऑल रिएक्शन बनता है जो कि हमें दिखाया जाता है। लेकिन एक्सपेरिमेंट ने शो किया है कि ये 2 स्टेप्स में रिएक्शन होता है। इसका जो फर्स्ट स्टेप है वो स्लो स्टेप है और हमेशा आपने ये याद रखना है कि जो स्लो स्टेप होता है वही रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। वो डिटर्मिन करेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है। तो जब भी आपने रेट लॉ बनाना है आपने इस फर्स्ट स्टेप के लिए बनाना है, ना कि ओवरऑल रिएक्शन के लिए बनाना है, ठीक है। तो फर्स्ट के लिए आप रेट लॉ बनाओ तो क्या बनेगा, रेट लॉ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल्स टू N2O5 कंसंट्रेशन पावर 1। तो देखिए पावर 1 ही है ना यहाँ पर, तो ये भी पावर 1 आई, यानी कि ये इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, 1 है, ठीक है ना। तो देखो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन तो हमें बता रही थी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है, लेकिन एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि नहीं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है। अगर N2O5 की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, अगर इसकी कंसंट्रेशन डबल करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाएगा, ठीक है। यानी स्पीड जो है रिएक्शन की बढ़ जाएगी, इस चीज़ को ये बता रहा है। नेक्स्ट आप देखें सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। सो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा, व्हेन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज़ 2, ठीक है। यानी कि 2 रिएक्टेंट्स पे या फिर एक ही रिएक्टेंट की पावर 2 के रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है। द रिएक्शन इज सेड टू बी सेकेंड ऑर्डर। देखो द रेट ऑफ दीज रिएक्शंस कैन बी ऑब्टेन्ड ईदर फ्रॉम द कंसंट्रेशन ऑफ 1 रिएक्टेंट स्क्वायर्ड और फ्रॉम द कंसंट्रेशन ऑफ 2 सेपरेट रिएक्टेंट। क्या मतलब इस बात का, देखिए आपके पास जो है वो A+B है, इससे प्रोडक्ट C बन रहा है, ठीक है। हो सकता है कि इसी का स्क्वायर हम ले लें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में, वो इन दोनों पर डिपेंड कर रहा है, दोनों की कंसंट्रेशन पे। यानी कि रेट लॉ बनाते वक्त आप ये भी कह सकते हो कि A का स्क्वायर, या फिर ये भी कह सकते हो कि A की कंसंट्रेशन और B की कंसंट्रेशन, इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1, तो दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। यानी कि कह सकते हैं कि इसको अगर हम डबल करें तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाए, या फिर हो सकता है कि दोनों की अमाउंट डबल करने से रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो रहा है, या ऐसा भी कह सकते हैं वो सिर्फ B की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो कुछ भी हो सकता है, ये हमें एक्सपेरिमेंट बताएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करेगा। एग्जांपल ले लेते हैं, आपके पास जो है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, तो इसकी जब डीकम्पोजिशन होती है तो इससे जो है वो मोनोऑक्साइड बन जाता है और साथ में ऑक्सीजन बन जाती है, ठीक है। तो इसके लिए आप रेट कैसे लिखोगे, रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल्स टू NO2 और इसकी कंसंट्रेशन 2, ठीक है। अब ये 2 आया है यानी कि N = 2 है, ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा। और इसलिए ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ख़त्म कर दे तो आपके पास प्रोपोर्शनैलिटी साइन ख़त्म करके कांस्टेंट आ जाएगा और इस N की जगह आप 2 लिख दोगे, ठीक है। यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 हो जाएगा और K जो है वो यहाँ पर रेट कांस्टेंट है। इस तरह आप इसके लिए रेट लॉ लिखोगे। तो ये तो हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ने बता दिया कि रिएक्शन जो है वो सेकेंड ऑर्डर है, ठीक है। तो अब आप ना और एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इस रिएक्शन में देखें कि अब आप इन दोनों को कंबाइन करें तो आप कहेंगे ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, अगर हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की बात कर रहे हैं। हालांकि हमने एग्जांपल किसकी लिखी है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की। यानी कि फिर आपको समझ जाना चाहिए कि इस रिएक्शन के पीछे भी कोई मैकेनिज़्म होगा और वो मैकेनिज़्म हमें बता रहा है कि ये रिएक्शन जो है वो सेकेंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर नहीं है। इसके पीछे का मैकेनिज़्म, अब हुआ क्या कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और साथ में ओजोन इन्होंने रिएक्ट किया और इससे जो है ये प्रोडक्ट, ये फर्स्ट स्टेप जो है वो स्लो स्टेप है और फर्स्ट स्टेप ही रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होगा, मतलब ये स्लो है। जो भी जहाँ पर भी आप लिखा देखो कि ये स्लो स्टेप है यानी कि वही रेट जो है वो डिटर्मिन करेगा, ठीक है। और सेकेंड स्टेप जो है ये इसका फास्ट स्टेप होगा,
ठीक है, और इन दोनों को कंबाइन करने से आपके पास ये ओवरऑल इक्वेशन बनती है। और ये ओवरऑल इक्वेशन हमें नहीं बता सकती कि रेट। अब आप देखें कि आप इसको किस तरह कंबाइन करेंगे। ठीक है, क्या होगा कि ये NO3 इस NO3 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास 1 मोल ये है और 1 मोल ये है, यानी कि ये 2 मोल बना देंगे। और साथ में ये O3, तो ये आपके पास O3, इधर से N2O5 ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन। इस तरह जो है वो एक रिएक्शन बन गया है। लेकिन देखें कि वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमें बता रही है रिएक्शन थर्ड ऑर्डर है, जबकि एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, यानी कि आपका जो कहें कि रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करेगा इस स्लो स्टेप पे। तो इसके अकॉर्डिंग रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, इसकी भी कंसनट्रेशन के और इसकी भी कंसनट्रेशन के, दोनों पे डिपेंड कर रहा है। यानी कि आप जब रेट लिखोगे तो आप कहोगे रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसनट्रेशन ऑफ NO2 टू द पावर 1 एंड कंसनट्रेशन ऑफ O3 पावर 1। ठीक है, फिर आप इन पावर्स को ऐड कर दो, यानी कि ये और ये पावर्स ऐड हो जाएंगी, 1 + 1 = 2। ठीक है, तो इस तरह जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो 2 रहेगा। ठीक है ना, तो इस तरह जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का ये आज का टॉपिक था। अभी हमने जो है वो सेकेंड ऑर्डर तक पढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम थर्ड ऑर्डर, फ्रैक्शनल ऑर्डर या फिर सूडो ऑर्डर रिएक्शंस उन सब को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं। होप्स आपको समझ आ गई होगी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। मैं फिर से बता देती हूँ कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है हमें बताता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन पे डिपेंड ज़रूर करता है, लेकिन कौन से रिएक्टेंट पे, ठीक है, किस रिएक्टेंट पे कितना डिपेंड करेगा, ये सारी चीज़ें हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताता है। ठीक है।